हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू फिज़िक्स क्लास। स्टूडेंट्स, आज हम यहाँ पे बीएससी सेकेंड ईयर का पेपर 1 और यूनिट फर्स्ट चल रही है हमारी। बस यूनिट फर्स्ट का आज लास्ट टॉपिक है हमारा। ठीक है, ये थोड़ा सा लिटिल बिट आपका थोड़ा सा लेंथी हो सकता है जितना हमारा प्रीवियस था उससे। ठीक है, अगर लेंथी नहीं हुआ तो मतलब अगर इसको 2 पार्ट्स में कर दूंगी मैं। ठीक है, एक ही डेट पे पब्लिश हो जाएंगी दोनों की दोनों, तो आप वो दोनों की दोनों ही करोगे इसके अंदर। ठीक है, तो पूरा का पूरा इसके अंदर करना है आपने जो हमारा इफ़ आपका स्टेटमेंट्स डू और गो टू। ठीक है, ये तीनों की तीनों जो आपके हैं इसके अंदर ये आज ही हम करने वाले हैं स्टेटमेंट्स। ठीक है, ताकि आपका ये पूरा कवर हो जाए, तो आप इसको कवर कर लेना। उसके बाद ये भी बता देना कि अभी इस फर्स्ट यूनिट के बाद हम ऑप्टिक्स की फर्स्ट यूनिट स्टार्ट करें या आपकी थर्मो की सेकंड यूनिट स्टार्ट करके ऐसे करें कि पहले पूरी फर्स्ट पेपर कर ले और फिर सेकंड पेपर स्टार्ट करें, या फर्स्ट यूनिट इसकी हो गई फर्स्ट यूनिट हम उसकी कर लें। एक बार आप ये कमेंट करके बताएंगे मुझे। ठीक है, उसके बाद ही मैं आपकी नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट कराऊंगी। एक्चुअली पैरेलल में नहीं हो पाएगा, तो इसीलिए आपको ये एक एक करके ही करनी पड़ेगी। ठीक है, अभी इतना टाइम नहीं हो पा रहा है, इसीलिए आप मेरे को बताना कि एक एक पहले पूरी एक पेपर करना है फिर दूसरा पेपर करना है, या फर्स्ट यूनिट इसकी कर ली फर्स्ट यूनिट हम ऑप्टिक्स की स्टार्ट कर लें। ऐसे ऐसे करना हो तो बता देना, क्योंकि थर्मो जो आपका इसके नेक्स्ट 2 यूनिट है उसका इससे कोई लिंक नहीं है। तो अगर आपने ये कर लिया, एक यूनिट 4 ईयर की कर लोगे तो 4 ईयर का, उसके बाद ऑप्टिक्स में 4 ईयर का, और उन दोनों यूनिट से भी कोई लिंक नहीं है। ऑप्टिक्स में तीनों यूनिट आपकी अलग अलग है, किसी एक यूनिट का किसी दूसरे यूनिट से कोई भी लिंक नहीं है। इसी तरह से थर्मोडायनेमिक्स में भी अगर सेकंड और थर्ड यूनिट जैसे थर्मोडायनेमिक्स की है, लेकिन सेकंड यूनिट का थर्ड यूनिट के साथ कोई भी लिंक नहीं है, तो अगर आप अलग अलग भी करना चाहते हो तो अलग अलग भी हम कर सकते हैं। जैसे फर्स्ट यूनिट इसकी कंप्लीट हो गई, फर्स्ट यूनिट ऑप्टिक्स की कर लेते हैं, फिर सेकंड यूनिट आपकी थर्मो की कर लेंगे, सेकंड यूनिट आपकी क्वांटम उसकी ऑप्टिक्स की कर लेंगे। ऐसे करना हो, जैसे भी करना हो आप एक बार कमेंट में करके बताएंगे मुझे कि जो भी करना है। ठीक है, तो अभी ये स्टार्ट करते हैं हम। स्टेटमेंट्स करवा रही हूँ मैं, सबसे पहले इफ़ स्टेटमेंट करवा रही हूँ। ठीक है, आप इफ़ स्टेटमेंट को ऐसे लिखेंगे, इफ़ स्टेटमेंट। तो इफ़ स्टेटमेंट को समझने के लिए सबसे पहले देखो मैं आपको समझा देती हूँ कि इफ़ स्टेटमेंट क्या होती है। सपोज जैसे आपने उसके अंदर कहा था जब हमने एल्गोरिथम बना रहे थे कि हमारे 2 नंबर में से कौन सा नंबर बड़ा है, ये करने के लिए आपने क्या किया था, एक डिसीजन बॉक्स लिया था और उसके अंदर कहा था कि इफ़ ए इज़ ग्रेटर देन सी, या ए 2 नंबर ले रखे हैं, ए इज़ ग्रेटर देन बी, तो अगर ये ट्रू है फॉल्स है, अगर ट्रू है तो ए को प्रिंट करवा दे, फॉल्स है तो बी को प्रिंट करवा दे। आपने इस तरीके का सिस्टम किया था। ठीक है, तो इसके अंदर भी क्या होता है बच्चे, फिर दोबारा से एक स्टेटमेंट उसमें ये होती है कि अगर ये ट्रू है तो इसको आपने, अगर 3 नंबर लिए थे तो अगर ये ट्रू है तो आपने इसको फिर दोबारा से क्या करवाया था, सी के साथ दोबारा से करवाया था। ठीक है, अगर ये फॉल्स है तो ये वाला था, इसको दोबारा से किससे कंपेयर किया था, सी से कंपेयर किया था। ठीक है, तो एक तो इसके अंदर आपकी आ जाएगी सिंगल स्टेटमेंट, यानी कि अगर ए से बी को उसमें करवाओ, जो भी सिर्फ एक रिजल्ट एक्सप्रेस करेगा ये, अगर आपका ये ट्रू है तो खाली ए को ही प्रिंट करवाएगा। अदरवाइज अगर ये ख़त्म है, यहाँ पे कोई एल्स की कंडीशन नहीं ले रही मैं, सीधी इसके बाद और जो स्टेटमेंट्स होंगी ये उनको लेके चलेगा। ठीक है, समझ में आ रही है। ठीक है, इस तरीके से ये काम करेगा। उसके बाद एक आता है आपका इसके अंदर ब्लॉक वाली। ठीक है, ब्लॉक इफ, यानी कि एक के बाद एक के बाद एक, इस तरीके से स्टेटमेंट्स चलती जाएंगी। जब हम करेंगे उसमें भी आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, नेस्टेड के अंदर क्या होता है, इफ एल्स एक ब्लॉक। ठीक है, मतलब इफ एल्स का एक पोर्शन फिर एक इफ एल्स का पोर्शन, इस तरीके से चलता जाए, उसको नेस्टेड इफ एल्स बोलते हैं। क्लियर है, तो एक बारी इसके अंदर सिंपल जो मैंने अभी बताया वो क्या बताया कि कोई भी हम डिसीजन लेना चाह रहे हैं। ठीक है, तो डिसीजन के लिए ही आपका जो, बेशक से आप नेस्टेड लेके चल रहे हो या सिंपल लेके चल रहे हो या ब्लॉक इफ लेके चल रहे हो, इफ ब्लॉक लेके चल रहे हो, जो भी लेके चल रहे हो, वो हमेशा किस पर्पस के लिए यूज़ किया जा रहा है, आपका डिसीजन के लिए यूज़ किया जा रहा है ना।
यहाँ पे भी आप देख सकते हो। तो इसका मतलब इफ़ स्टेटमेंट जब भी यूज़ की जाएगी, आप क्या बोलोगे कि जब भी हमें डिसीज़न लेना होगा तब हम क्या करेंगे, इफ़ स्टेटमेंट्स को हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, डिसीज़न के लिए इफ़ स्टेटमेंट ही यूज़ होगी। तो आप देखो यहाँ पे लिखोगे इफ़ स्टेटमेंट इज़ एन important decision making statement in Fortran. In a program, when it is required to take a certain action, depending on the result of condition, then if statement is यूज्ड। तब हम क्या करेंगे, अगर हमें कोई कंडीशन के बाद कोई एक्शन लेना होगा तब हम क्या करेंगे, इसके अंदर इफ स्टेटमेंट यूज करेंगे। ठीक है, टाइप्स ऑफ इफ स्टेटमेंट। तो सबसे पहले तो मैंने आपको बता ही दिया, फर्स्ट टाइप क्या है, जो आपकी सिंगल स्टेटमेंट जिसके अंदर करते हैं, ठीक है, उसका नाम है आपका लॉजिकल इफ स्टेटमेंट। ठीक है, सिंगल इफ स्टेटमेंट भी बोल सकते हो और लॉजिकल इफ स्टेटमेंट भी बोल सकते हो। तो मैं बोल रही हूँ इसको लॉजिकल इफ स्टेटमेंट। इन केस कभी भी आपका, या तो देखो इफ स्टेटमेंट की क्या आती हैं, ये कहेगा इफ स्टेटमेंट पूरा एक्सप्लेन करो। अगर ये पूरा एक्सप्लेन करने के लिए मांगेगा तो पूरा का पूरा लेंथ मार्क्स का मांगेगा। ठीक है, और उसके अंदर आपको तीनों पार्ट्स बता के आने पड़ेंगे। अगर ये सिंपल एक बोल रहा है कि आपको सिंपल इफ स्टेटमेंट बोलनी है या लॉजिकल इफ स्टेटमेंट बतानी है या ब्लॉक इफ स्टेटमेंट बतानी है, तो आप वो करोगे। और फिर इनके बाद जो अगर टाइम मिलता है तो आज ही प्रोग्राम करवा दूंगी, नहीं तो उसको फिर नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, मतलब जो भी हम नेक्स्ट वो स्टार्ट करेंगे, ठीक है, चाहे आप थर्मो स्टार्ट करवा लो या ऑप्टिक स्टार्ट करवा लो, उसमें भी थोड़ा सा लास्ट में या फिर स्टार्टिंग में मैं इसका एक एक प्रोग्राम भी करवा दूंगी, है ना। तो आप एक एक प्रोग्राम इनके साथ में लिख के आओगे, अगर ध्यान रह जाएगा। वैसे तो ईजी ही करवाऊंगी मैं इसके अंदर, जो बिल्कुल छोटा सा हो। ठीक है, तो आप बिल्कुल वो करके आओगे, लेंथी प्रोग्राम नहीं करेंगे, बिल्कुल शॉर्ट प्रोग्राम करेंगे। तो देखो इसके अंदर क्या है, लॉजिकल इफ स्टेटमेंट। तो लॉजिकल इफ स्टेटमेंट आपको बता दिया कि ये सिंगल स्टेटमेंट होती है। सिंगल स्टेटमेंट जब भी आपको एग्जीक्यूट करवानी हो आप इसको यूज़ करेंगे। ठीक है, तो इसको अगर ये करवाना है तो आप लिखोगे दिस स्टेटमेंट इज यूज्ड फॉर द conditional execution of a single statement according to a given logical expression। समझ में आ गया। ठीक है, उसके बाद देखो सिंटेक्स। सिंटेक्स यानी कि इसको लिखा कैसे जाएगा। ठीक है, तो सिंटेक्स क्या होगा इसका, इफ लिखेंगे, उसके बाद लॉजिकल एक्सप्रेशन, घबराने की जरूरत नहीं है, लॉजिकल एक्सप्रेशन यानी कि बी ए इज ग्रेटर देन बी, वो यहाँ लिखा जाएगा। ठीक है, और फिर उसके बाद स्टेटमेंट, यानी कि जो भी आप लिखोगे कि ये हो गया तो प्रिंट इसको करवा दो, तो ये चीज़ यहाँ लिखी जाएगी। या फिर इसके अगर एक स्टेटमेंट है, सिंगल है तो यहाँ लिखी जाएगी। अगर सिंगल नहीं है, ठीक है, तो वो यहाँ लिखी जाएंगी। अगर दो स्टेटमेंट लिखनी है तो बेटा ऐसे ऐसे कर्ली ब्रेसेस लगा के उनके अंदर लिखी जाती हैं। इसके अंदर हमेशा ध्यान रखना, कभी भी दो स्टेटमेंट को ये और कॉमा करके मत लिखना। ठीक है, अगर एक ही स्टेटमेंट है, ठीक है, जैसे आपने ये लिख दिया कि ए इज़ ग्रेटर देन बी, तो अगर ये ट्रू हो गई तो आपको पता है ए लार्ज हो गया, तो आप क्या लिखोगे, लार्ज इज इक्वल टू ए। तो ये तो यहाँ पे लिखा जा सकता है। अदरवाइज आपको दो उसमें लिखना है कि बी उसमें ये हो गया, तो वो दोनों की दोनों को आप यहाँ पे नहीं लिखो।
लिखोगे, ठीक है, सिर्फ एक ही लिखा जाएगा। तो आप ये लिखोगे इसके अंदर, देखो इसके बारे में बताते हैं। व्हेन ए लॉजिकल इफ स्टेटमेंट इज executed, the value of logical expression is determined, and if the expression is true, then the specified statement is executed। समझ में आया? जब जब आपका if स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा तब उसके बाद ये जो आपने यहाँ पे एक्सप्रेशन लिखा है उसको एग्जीक्यूट किया जाएगा, उसको डिटरमाइन किया जाएगा। जब ये डिटरमाइन हो जाएगा उसके बाद अगर ये आपका ट्रू है तो उसके बाद इसके साथ वाली स्टेटमेंट क्या होगी, वहाँ पे एग्जीक्यूट होगी, ठीक है। अगर ये एक्सप्रेशन फॉल्स हो गया तो ये वाली जो आपकी स्टेटमेंट होगी ये एग्जीक्यूट नहीं होगी, लेकिन इसके बाद जो यहाँ मैं इसे अगली स्टेटमेंट लिखूँगी ना वो एग्जीक्यूट होगी। तो उसके बारे में भी लिखवा देती हूँ कि when the expression is false, then the statement is not executed and the statement next to if statement is executed। अब आपको ये सारी चीज़ें तो पता चल गई, इसका सिंटेक्स भी पता चल गया, लेकिन अगर मैं इसको फ्लो चार्ट की फॉर्म में कभी बनाना चाहूँ तो कैसे बनाऊँगी? आपको पता है ऊपर से तो क्या आ रहा होगा आपका रेक्टेंगल, उसमें आप इनपुट ले लोगे, उससे ऊपर जो है ओवल स्टार्ट कर देंगे, ठीक है, और फिर पैरेललोग्राम में इनपुट लेंगे। रेक्टेंगल में तो क्या करते हैं हम, प्रोसेस करवाते हैं, राइट। इसके अंदर फिर डिसीजन लेनी है। डिसीजन लेने के लिए आपको पता है आपको ये बनाना पड़ेगा, डिसीजन सिंबल, डायमंड सिंबल, ठीक है। इसके अंदर लिखोगे हम लॉजिकल एक्सप्रेशन, ठीक है, लॉजिकल एक्सप्रेशन लिखेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे कि एग्जीक्यूट स्टेटमेंट, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या लिखो, यहाँ लिखो नेक्स्ट स्टेटमेंट, ठीक है। और फिर उसके बाद इसके बाद यहाँ पे चले जाओ, ठीक है, बात एक ही उसमें हो जाएगी, ठीक है, नेक्स्ट स्टेटमेंट, और फिर उसके बाद ये नेक्स्ट उसमें हो जाएगा। इसका कहने का मतलब क्या है, ये येस है और ये क्या है आपका नो, ठीक है। अगर ये येस है यानी कि ये ट्रू है तो क्या करेगा, आपकी जो ये स्टेटमेंट लिखी होगी उसको एग्जीक्यूट करवा देगा। अगर ये फॉल्स है यानी कि नो है तो यार आप ट्रू फॉल्स में ही कर लो, कभी कंफ्यूज हो जाओ, ट्रू और ये क्या है आपका फॉल्स, ठीक है। अगर ट्रू फॉल्स में कर रहे हो तो ये ट्रू है तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करवाएगा, उसके बाद क्या करेगा, नेक्स्ट स्टेटमेंट पे चला जाएगा, ठीक है। अगर क्या हो गया, ये फॉल्स हो गया तो क्या करेगा, ये सीधा ही नेक्स्ट स्टेटमेंट पे चला जाएगा, ये वाली तो ये पढ़ेगा ही नहीं। समझ में आ गई, ठीक है। अगर इसका एक प्रोग्राम लिखना चाहें तो हमने जो वाला किया हुआ है आपका 2 नंबर के बीच का लार्जेस्ट वही कर लेते हैं, ठीक है। प्रोग्राम उसी का ही करवा देती हूँ, आपने सबने कर रखा है वो वाला, एल्गोरिथम भी कर रखा है उसमें और फ्लो चार्ट भी किया हुआ है ना। तो इसका प्रोग्राम भी इसके लिए बनवा ही देती हूँ मैं। प्रोग्राम बना लो, देखो प्रोग्राम लिखते हैं, प्रोग्राम टू फाइंड लार्जेस्ट बिटवीन 2 नंबर, ठीक है। तो आपको सारी चीज़ मैंने करवाई हुई है। अगर इसका प्रोग्राम लिखना है तो आपको पता है फर्स्ट उसमें तो आप क्या लिखते हो, यहाँ पे सी लिखेंगे क्योंकि यहाँ अपना सी आएगा, फिर सी के यहाँ पे तो कमेंट आता है जिसको वो भाई जो भी आप कर रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, प्रोग्राम टू फाइंड लार्जेस्ट बिटवीन 2 नंबर, ठीक है। उसके बाद ये फर्स्ट लाइन हमारी हो गई, ये हमारी सेकंड लाइन।
इसके नीचे हम कुछ नहीं लिखेंगे, ठीक है। और यहाँ से स्टार्ट कर देंगे उसको डिक्लेयर करना, ठीक है। हमने क्या लिखा, इंटीजर टाइप का लिया है, क्या क्या, ए बी और लार्ज, यानी कि हमें ये प्रिंट करवाने पड़ेंगे, हमने ये कर दिया, ठीक है। थर्ड स्टेटमेंट के अंदर हम राइट यानी कि हम इन वैल्यूज़ को लेंगे भी तो, ठीक है। स्टार स्टार मैंने लिखवाया था ना, ए और जो आपका इनपुट और वो जो फॉर्मेट वाला है वो आप अगर ऐसे लिखते हैं तो इसका मतलब ये डिफ़ॉल्ट वैल्यू लेके चल रहा है, ठीक है। डिफ़ॉल्ट वैल्यू हो गया, उसके बाद आपको जहाँ जो भी वैल्यू करनी है वो इसके अंदर लिख सकते हो, ठीक है। एंटर वैल्यू ऑफ ए बी, ठीक है। यहाँ पे ये आपका कंप्लीट हो गया। फोर्थ स्टेटमेंट में जो आपने लिखा है उसको प्रिंट भी कर, मतलब वो लिखा भी आना चाहिए, तो उसके लिए आप लिखोगे रीड। रीड के लिए भी आपको पता है स्टार स्टार करके इस तरीके से यहाँ पे लिस्ट ऑफ वेरिएबल्स आएंगे जो भी आप यहाँ पे बताना चाहते हो, ठीक है। यहाँ पे ये भी मैं डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ लेके चल रही हूँ और इसके अंदर क्या लिखोगे, ए एंड बी, ठीक है। उसके बाद फिफ्थ उसमें आप क्या लिखोगे, फिफ्थ उसमें लार्ज इज इक्वल टू ए। आपने अभी बोल दिया कि जो लार्ज है वो आपने इसके अंदर स्टोर करवा दिया, ठीक है। लार्ज इज इक्वल टू ए। सिक्स्थ स्टेटमेंट में आप अपनी कंडीशन लगा रहे हो कि इफ़ बी इज ग्रेटर देन लार्ज। अच्छा, मैंने आपको ये वाले पॉइंट्स करवा दिए कि ग्रेटर के लिए इस तरीके का लिखा जाता है और उसके लिए ये शायद नहीं करवाए हैं, ये कर लो, उसके बाद ये भी लिखवा देती हूँ, ठीक है। लार्ज और फिर यहाँ पे अगर b इज़ ग्रेटर देन डॉट लार्ज इस तरीके से लिखा जाता है ये, ठीक है। ग्रेटर देन a हो गया ये एक तरह से, तो यहाँ पे लार्ज की वैल्यू जो है वो आपकी क्या हो जाएगी, b हो जाएगी, ठीक है। अगर b बड़ा है मेरा लार्ज से तो अब लार्ज की वैल्यू कितनी हो गई, b हो गई, तो आप लिखोगे लार्ज इज इक्वल टू b, ठीक है। और सेवन्थ लाइन में क्या लिखोगे, इसको प्रिंट भी तो करवाना है, तो राइट स्टार स्टार, ठीक है। और यहाँ पे द लार्जर ऑफ टू नंबर इज लार्ज, ठीक है। फिर एट स्टेटमेंट में स्टॉप और फिर नाइन्थ में एंड। आपको पता है ये दोनों तो अपने नॉन एग्जीक्यूटेबल है, तो इनको तो वो करेगा ही नहीं एग्जीक्यूट, तो यहाँ तक अपना एक्चुअली में तो यहाँ तक ख़त्म हो गया, लेकिन लिखने के लिए हमें ये लिखना पड़ेगा, ठीक है। अब एक बार ये वाली जो स्टेटमेंट्स थी ना इनको लिखवा देती हूँ। अभी आपका जो सिंपल इफ़ ब्लॉक है वो कंप्लीट हो गया है यहाँ पे, ठीक है। एक बार आज इफ़ की करवा देती हूँ, ठीक है, उसके बाद मैं ये भी लिखवा देती हूँ आपको, ठीक है। सिंपल इफ़ की कर लो। नेक्स्ट, अच्छा, इसके अंदर अगर आपका सपोज ए की वैल्यू कितनी है, इसकी आउटपुट बता देती हूँ, एक 3 है एक 4 है, ठीक है। मैंने अभी क्या कर दिया, एक लार्ज के अंदर 3 को आपका स्टोर करवा दिया, ठीक है। लार्ज के अंदर 3 को स्टोर करवा दिया और बी की वैल्यू 4 है, तो मैंने कंडीशन लगा दी बी इज़ ग्रेटर देन लार्ज, यानी कि 3 की वैल्यू इसमें स्टोर होगी थी, तो 4 इज़ ग्रेटर देन 3, तो ये ट्रू हो गया। तो लार्ज अब कितना हो गया आपका, 4 हो गया है, ठीक है। इसकी वैल्यू ले ली इसने, तो लार्ज में कौन सा एड्रेस में बी का एड्रेस चला गया और बी में कौन सी वैल्यू स्टोर थी बच्चे, 4 थी, तो इसीलिए लार्ज की वैल्यू अब कितनी हो गई है, 4 हो गई है। तो इसीलिए जो लार्जर वैल्यू है दो नंबरों में से वो कौन सी हो गई आपकी, लार्ज वाली, यानी कि जिसमें कौन सी वैल्यू स्टोर हो गई, 4 स्टोर हो गई, करेक्ट है। अब नेक्स्ट आपका लिख लो, इसके अंदर पहले ये लिख लो, कंप्लीट कर लो। ब्लॉक इफ स्टेटमेंट, ठीक है। ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट के अंदर क्या होता है कि आपने जो जैसे अभी जो लिखा था वो खाली ट्रू था तो ही कोई स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करवाई थी, फॉल्स था तो हमारी कोई एग्जीक्यूट नहीं हुई, ठीक है। लेकिन अब मैं ये चाहती हूँ कि अगर ट्रू है तो भी कोई स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करवाए और फॉल्स है तो भी कोई स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करवाए, इसीलिए हम क्या लेके चलते हैं, ब्लॉक इफ स्टेटमेंट लेके चलते हैं। तो इसके बारे में थोड़ा सा लिख लो। दिस statement is used to execute a block of statement when logical expression is true as well as
फॉल्स, ठीक है। सिंटेक्स एज वेल एज व्हेन लॉजिकल एक्सप्रेशन इज फॉल्स, ठीक है। ये लिखना, सिंटेक्स लिखो इसका जैसे आपने वहाँ पे लिखा था, इफ लॉजिकल एक्सप्रेशन, यहाँ पे देन लिख दो, उसके बाद यहाँ पे ब्लॉक स्टेटमेंट 1, ठीक है। आपकी ब्लॉक स्टेटमेंट 1 आ गई। उसके बाद यहाँ पे एल्स, ठीक है। यहाँ पे लिखो ब्लॉक स्टेटमेंट 2 और फिर उसके बाद यहाँ लिखोगे एंड इफ़। इस तरीके का जो फॉर्मेट रहेगा आपका वो किसका रहेगा, ब्लॉक इफ स्टेटमेंट का, ठीक है। इसका मतलब क्या है, हम यहाँ पे इफ़ की स्टेटमेंट को भी मतलब एग्जीक्यूट करवाना चाहते हैं। अगर वो फॉल्स रह गई है तो वो फॉल्स की स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करवा दे। अगर ये ट्रू है तो इसको करवाएगा, इसको तो फिर करेगा नहीं, ठीक है। उसके बाद वो एंड इफ करके इसको नीचे नेक्स्ट स्टेटमेंट पे चला जाएगा। अगर ये स्टेटमेंट नहीं एग्जीक्यूट हो रही है, अगर ये फॉल्स है तो इसका मतलब इनको करवाएगा। इसीलिए हम इसको लेके चलते हैं, ठीक है। तो एक बार जो अभी इसके बारे में मैंने बताया है इसको लिख भी लो ताकि आपको ध्यान में रहे, नहीं तो भूल जाओगे। तो लिख लो यहाँ पे, इफ द लॉजिकल एक्सप्रेशन इज ट्रू देन ब्लॉक 1 statement is executed and control passes to the statement following and if, ठीक है। if the expression is false तो ब्लॉक 2 के स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करवाएगा, ठीक है। देन ब्लॉक 2 ऑफ स्टेटमेंट इज एग्जीक्यूटेड एंड कंट्रोल passes to the statement following and if, क्लियर है, ठीक है। इस तरीके से अगर ये नहीं है तो इसको वो करेगा और दूसरा अगर फॉल्स है तो उसका उसमें करेगा, ठीक है। अब इसका वो कर लो आप, फ्लो चार्ट बना लेते हैं। एक ये हमारे पास आ रहा था हमारा डायमंड बॉक्स, यहाँ पे हमने लॉजिकल एक्सप्रेशन दे दिया। लॉजिकल एक्सप्रेशन के बाद अगर ये ट्रू हो गया, ये फॉल्स हो गया, ठीक है। ये ट्रू फॉल्स हो गया। उसके बाद यहाँ पे आपका क्या हो गया, अगर ये ट्रू है और ये फॉल्स है तो यहाँ पे ब्लॉक फर्स्ट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो रही हैं, ठीक है। अगर ये फॉल्स है तो ब्लॉक 2 की जो स्टेटमेंट्स थी वो हमारी एग्जीक्यूट हो रही हैं और इनको एग्जीक्यूट करने के बाद वो कहाँ चला जाएगा, आपका नेक्स्ट स्टेटमेंट पे, ठीक है। और फिर उसके बाद जो भी चलता जा रहा है प्रोग्राम के अंदर वो आ जाएगा, क्लियर है, ठीक है। अब इसके अंदर देखो जो अभी ऊपर लिखा था उसके अंदर हमने क्या किया था, सिर्फ बीबी को प्रिंट करवाया था। अब मैं वही प्रोग्राम इसके साथ करूँगी तो इसका मतलब हमें ए को भी दिखाना पड़ेगा अगर ये नहीं है तो, ठीक है। तो इसके अंदर देखो मैं स्टेटमेंट के अंदर वहाँ से लिख देती हूँ, फर्स्ट यहाँ सी लिख के यहाँ इसका नाम डाल देते हैं। आप इसके अंदर हेडिंग ऊपर डाल देना जो भी डलेगी, टू फाइंड लार्जेस्ट बिटवीन 2 नंबर्स, ठीक है। उसके बाद सेकेंड लाइन के अंदर यहाँ से लिखेंगे जो हमने पहले लिखा था बिल्कुल वैसे, इंटीजर के अंदर हम डिक्लेयर कर रहे हैं ए बी और लार्ज को, कैसे, इंटीजर फॉर्म के अंदर, ठीक है। आप रियल के साथ भी कर सकते हो, अगर ये तीनों की तीनों रियल वैल्यू लेके चल रहे हो यानी डेसिमल में लेके चल रहे हो, पॉइंट वाला लेके चल रहे हो तो यहाँ रियल लिख देना, डिक्लेरेशन होती है ये, ठीक है।
राइट का फॉर्मेट आपको पता ही है, ऐसे ऐसे करके जो भी आपको लिखना है यहाँ लिख दो, ठीक है। तो यहाँ लिख दिया एंटर वैल्यू ऑफ ए एंड बी, ठीक है। उसके बाद फोर्थ लाइन में अब इनको रीड भी तो करवाना था, तो हमने रीड स्टार स्टार करके रीड करवा दिया, किसकी वैल्यू को, ए और बी की वैल्यू को, ठीक है। फिफ्थ लाइन के अंदर यहाँ पे क्या लिखना है आपको, इफ ए इज ग्रेटर देन बी, ठीक है। देन अब यहाँ पे क्या लिखोगे, सिक्स्थ लाइन के अंदर लार्ज इज इक्वल टू ए, और सेवन्थ लाइन के अंदर फिर एल्स करके इसकी स्टेटमेंट्स लिखनी पड़ेगी, और यहाँ क्या आएगा, लार्ज इज इक्वल टू बी, ठीक है। उसके बाद नाइन्थ, अब आपको पता है यहाँ पे मैंने क्या लिखवाया था, एंड इफ भी लिखना पड़ेगा। तो एंड इफ, इसका मतलब क्या हुआ कि इफ का पूरा प्रोग्राम चल गया और यहाँ पे आके वो उसका सारा सिस्टम जो है वो क्लॉज करके उसका रिजल्ट बताएगा, ठीक है। फिर टेंथ लाइन के अंदर यहाँ पे क्या आएगा, राइट स्टार स्टार द लार्जेस्ट ऑफ टू नंबर इज लार्ज, आपने लार्ज में स्टोर करवा दिया ना, ठीक है। तो जैसा यहाँ लिखा ना कैपिटल में, ऐसे लिखना लार्ज, ठीक है। उसके बाद 11th में आपको पता मैंने वहाँ पे भी क्या लिखवाया था, स्टॉप, और फिर यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, एंड। तो ये आपका पूरा किसका हो गया, आपका ब्लॉक इफ स्टेटमेंट। अब चलते हैं अर्थमेटिक इफ की तरफ, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ इफ स्टेटमेंट। अब देखो, अब आता है अर्थमेटिक इफ स्टेटमेंट। अब आपके माइंड में आ रहा होगा कि इसमें क्या होता होगा, देखो अर्थमेटिक आ गया, इसका मतलब अर्थमेटिक की वैल्यूज़ को, यानी कि हमारे पास जो सिंपल जैसे जो भी वैल्यूज़ होंगी उनके कॉरस्पॉन्डिंग, अब अर्थमेटिक में हम जीरो, पॉजिटिव और नेगेटिव इनके साथ डील करते हैं, ठीक है। तो ये कहता है कि अब आप जो बनाओगे एक्सप्रेशन वो इसी तरीके से होगा कि जीरो अगर आ गया, ठीक है, तो दूसरी वाली उसमें मतलब एक बार इसका सिंबल लिखो, ठीक है, उसके बाद एक प्रोग्राम लिखोगे, उसके बाद इस चीज़ को समझोगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। यानी कि यूँ लगा लो कि एक तरह से इसमें क्या होता है, जंप करेगा, ठीक है। हम कोई एक्सप्रेशन ही इसके अंदर ऐसा लिखते हैं कि इसकी वैल्यू, जैसे आपको दो नंबर इसमें वो करवाने हैं, ठीक है, कौन सा लार्जर है वही करते आ रहे हैं ना, तो लार्जर वाला ही ले लो कि दो में से कौन सा लार्जर है, तो मैंने लिख दिया इसमें से b माइनस ए, ठीक है। अगर मान लो 4 ले ली और एक 3 वैल्यू ले ली, अगर ऐसी है तो 4 माइनस 3 कर दिया, आपको पता पॉजिटिव आ गया, तो पॉजिटिव नंबर के साथ में मैं एक गो टू स्टेटमेंट, आपको पता है गॉट अभी बता दूंगी मैं, गो टू एक्चुअली में क्या होता है बेटा, किसी दूसरी स्टेटमेंट पे जंप करने के लिए यूज़ किया जाता है, तो इसीलिए मैं इसका नंबर दे दूंगी और यहाँ वाली स्टेटमेंट को प्रिंट करवा दूंगी, ठीक है। मैं सारी स्टेटमेंट लिखूंगी कि जीरो है, क्या है, पॉजिटिव है और नेगेटिव है, तीनों स्टेटमेंट लिखने के बाद यहाँ पे आपके सिंबल्स लिखे जाएंगे कि कौन सी स्टेटमेंट्स पे मेरे पास जंप करवाना है। अगर जीरो है तो मैं यहाँ का नंबर दे दूंगी कि भाई यहाँ पे चले जाओ, गो टू लिख के और इसके नाम दे दूंगी। अगर पॉजिटिव है तो यहाँ वाली का नाम लिख के कह दूंगी भाई ये करवाओ, नेगेटिव है तो यहाँ वाली का कह दूंगी कि ये वाली करवाओ। इसमें ये वाली चीज़ चलेगी, यानी कि स्विच होगी स्टेटमेंट्स आपके अकॉर्डिंग टू योर रिजल्ट। क्लियर है, तो यही काम हमें इसके अंदर लिखना भी है, पहले लिख लो, उसके बाद इस चीज़ को जब प्रोग्राम करवाऊंगी तब अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो अर्थमेटिक इफ स्टेटमेंट, this statements acts like three statement switch according to the value of arithmetic expression, that is 0, नेगेटिव एंड पॉजिटिव, ठीक है। स्विच का मतलब क्या होता है, एक कंट्रोल को दूसरे के पास भेज देगा, इट ट्रांसफर द कंट्रोल डिपेंडिंग ऑन द वैल्यू ऑफ अर्थमेटिक एक्सप्रेशन,
समझ में आ ही गया होगा थोड़ा बहुत तो जितना मैंने बताया उससे, ठीक है। अब इसका सिंटेक्स लिख लो। सिंटेक्स होता है इसका इफ़, यहाँ पे अर्थमेटिक एक्सप्रेशन और यहाँ पे S1 S2 S3 यानी कि ये स्विचिंग ज़ीरो पॉजिटिव नेगेटिव इस तरीके के मैंने आपको बताया है, ठीक है। तो ये इनके ऊपर जंप करवा देगा आपके रिजल्ट के अकॉर्डिंग। जो भी एक्सप्रेशन होगा, अर्थमेटिक एक्सप्रेशन कोई लिखेंगे, जैसे प्लस करवा रहे हो, माइनस करवा रहे हो, मल्टीप्लाई करवा रहे हो, डिवीजन करवा रहे हो, इस तरीके से हम कोई भी एक्सप्रेशन यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे लिखोगे वेयर S1 S2 S3 आर एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट नंबर, ठीक है। अब इनके बारे में भी लिख लो कि आप कैसे कैसे करोगे, क्योंकि सब चीज़ों के बारे में आपको पता होना चाहिए। जैसे आपने पीछे लिखा है ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम the arithmetic expression is calculated first. If result 0, then control transferred to statement first, यानी S1 के पास। इफ़ द, ये लिख लो, अगर ये ज़ीरो नहीं नेगेटिव, ठीक है, नेगेटिव है तो S1 के पास चला जाएगा। इफ़ द रिजल्ट इज 0, देन कंट्रोल ट्रांसफर्ड टू statement S2, and if it is positive, then control transferred to S3। तो ये किसके पास चला जाएगा? S3 के पास चला जाएगा, ठीक है। इसका आप क्या बनाओगे? फ्लो चार्ट बनाएंगे। इसका फ्लो चार्ट बना लो। फ्लो चार्ट के अंदर कैसे बनाएंगे? पहले तो एक डायमंड बॉक्स जिसके अंदर ये लिखेंगे अर्थमेटिक एक्सप्रेशन, ठीक है। अर्थमेटिक एक्सप्रेशन के बाद यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव और एक वैल्यू यहाँ पे जाएगी आपकी, जो किसकी होगी? ज़ीरो की, ठीक है। ये आपकी होंगी, या अगर ये आपकी कैसी हो रही है, आपकी नेगेटिव है, ठीक है, तो आपको पता है S1 स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करवाएंगे। अगर ज़ीरो है तो S2 स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेंगे, और अगर आपकी ये पॉजिटिव है तो S3 स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करवाएंगे। उसके बाद फिर ये किसके ऊपर चला जाएगा? आपके नेक्स्ट स्टेटमेंट के ऊपर, ठीक है। नेक्स्ट स्टेटमेंट के ऊपर चला जाएगा। एक इसका